अस्सलाम वालेकुम। जी, आज जो है ना हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलमोस्ट कर लिया है और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की जियोग्राफी जो है वो भी हमने ऑलमोस्ट कर ली है। तो नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री बाय पॉपुलेशन अमेरिका जो कि मौजूदा सुपर पावर है ना, इसके बारे में हमने बेसिकली आज हमने बात करनी है। इसको जियोग्राफिकली भी हमने देखना है और क्योंकि दुनिया की सुपर पावर है और इसके बारे में आप देखेंगे कि जो कमीशन है ना इतने पाकिस्तान से बेसिकली वो क्वेश्चन नहीं कर रहा होता जितना अमेरिका के बारे में कर रहा होता है। या आप कह लें कि आपको इतना पाकिस्तान का नहीं पता होना चाहिए जितना आपको अमेरिका का पता होना चाहिए। तो इस वजह से जो है ना हम अमेरिका की पूरी कंप्लीट हिस्ट्री भी करेंगे और इससे कमीशन हमसे जो जो क्वेश्चन कर रहा होता है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली हमने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एंडीज माउंटेन रेंज जो है ना साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देखी थी और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में हमने रॉकी माउंटेन रेंज जो है ना ये देखें यहाँ से हमने ये देखी थी। ये ऊपर कनाडा है, नीचे हमारे पास यूएसए है। रॉकी माउंटेन रेंज और इसका जो है ना हमने पढ़ा था हाईएस्ट पॉइंट माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस इसका आप याद रखेंगे। और अगर हम यूएस की बात करें ना तो यूएस में जो माउंटेन रेंज है ना वो बेसिकली यही अला सेंट्रल अलास्का जो है ना यहाँ पे बेसिकली एक रेंज आती है जिसे हम अलास्कन रेंज माउंटेन रेंज कहते हैं, जिसकी हाईएस्ट पीक जो है ना माउंट देनाली या माउंट मेकनले, ये आपने दोनों नाम सुने होंगे। ये एक ही माउंटेन के नाम है, माउंट देनाली कह लें या माउंट मेकनले। तो अगर आपसे बेसिकली वो क्वेश्चन करे कि यूएस जो है इसका हाईएस्ट पॉइंट, इसकी हाईएस्ट पॉइंट या हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो बेसिकली हमारे पास होगा माउंट देनाली या जिसे हम मेकनले माउंटेन रेंज माउंटेन भी कह रहे होते हैं। तो बाकी ये सारी चीजें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखी हैं। तो आज जो है ना बेसिकली हम कुछ अमेरिका के माउंटेन रेंज हमने देख ली हैं और कुछ रिवर जो है ना वो बेसिकली हमने अमेरिका के देखने हैं। और फिर हम जो है ना अमेरिका की बेसिकली हिस्ट्री पे भी देखेंगे क्योंकि यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है ना हमसे कमीशन पूछ रहा होता है। ये देखें जी हमारे पास इतना हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। ये सारा जो है ना हमने कर लिया हुआ है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसके बेसिकली तो हम रिवर देख लेते हैं। दो रिवर जो है ना बेसिकली इसके काफी मशहूर है। एक है मिसौरी रिवर है और एक बेसिकली मिसिसिपी रिवर है। ये दोनों रिवर, ये जो मिसौरी रिवर है ना ये तो आपको पता है ये ऊपर हमारे पास है वही नॉर्थ अमेरिका से रॉकी माउंटेन रेंज चलती आ रही है। तो ये जो मिसौरी रिवर है ना मोस्टली ओरिजिनेटेड फ्रॉम रॉकी माउंटेन, इसके बारे में ये अलग से क्वेश्चन आ रहा होता है। ये देखें जी रॉकी माउंटेन रेंज आ रही है तो वहां से मोस्टली इसका पानी जो है ना बेसिकली आ रहा होता है। अगर हम मिसिसिपी रिवर की बात करें ना कि इसका पानी ये कहाँ से लेता है तो और ये दोनों कहाँ से मिलते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे ना लतास्का लेक है। यहाँ पे ये एल साथ आप अटैच कर देंगे। ये ना लतास्का लेक है बेसिकली यहाँ पे बनती है जहाँ से मिसिसिपी रिवर जो है ना बेसिकली अपना सारा पानी जो है ना यहाँ से ले रहा होता है। और ये दोनों जो रिवर फिर इनके बारे में क्वेश्चन वो यही भी क्वेश्चन बना रहा होता है कि ये दोनों रिवर जो है हमारे पास मिसिसिपी रिवर है या मिसौरी रिवर है तो ये कहाँ पे आके मिलते हैं, तो ये है जी सेंट लॉरेंस, सेंट लॉइस। ठीक है जी, इधर हमने सेंट लॉरेंस एक अलग से दरिया पड़ा था जिसका मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था वो अटलांटिक ओशन में गिरता है। तो ये दोनों जो है ना वो सेंट लुइस ये एक पॉइंट है जहां पे गिरते हैं। ये आपने पॉइंट याद रखना है। ये बिल्कुल ना उसी तरह आपको पता है हम हमने मिडल ईस्ट में एक चीज पढ़ी थी। मिडल ईस्ट में अभी हमने पढ़ा तो नहीं है लेकिन हम ना मिडल ईस्ट में जाके पढ़ेंगे। तिग्रस, दरियाए तिग्रस और एफरीत, या दरिया दजला या दूसरा कह लें दरिया फुरात। तो इनके बारे में भी वो बेसिकली क्वेश्चन कर रहा होता है कि दरिया दजला और दरिया फुरात जो है बेसिकली वो कहाँ पे जाके दोनों मिलते हैं, तो उससे हमने कहा था शत्तुल अरब। ठीक है जी, ये आपने ना ये याद रखना है। जिस तरह ये दोनों सेंट मिसिसिपी और मिसौरी रिवर सेंट लुइस पे मिल रहे हैं तो इसी तरह हम मिडल ईस्ट में जाके पढ़ेंगे कि दरियाए दजला और दरियाए फुरात जो है बेसिकली वो दोनों शत्तुल अरब पे मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये देखें दुनिया का सबसे
छोटा जो है ना दरिया, रो रिवर जो है ना, इसके बारे में भी वो क्वेश्चन कर रहा होता है कि ये कहाँ पे है। तो ये बेसिकली अमेरिका में है, ये रो रिवर, ये देखें बेसिकली इधर है। और इसके अलावा 210 फीट जो है ना इसकी, इसके इसके मीटर में भी पूछते हैं, वो मैंने लिखा हुआ है नीचे ना। तो इसके अलावा हमारे पास ये यहाँ पे कैलिफोर्निया हमारे पास अमेरिका की स्टेट आती है, तो वहाँ पे मोंजीव डेजर्ट जो है उसके बारे में भी बेसिकली सवाल कर रहे होते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है ना बेसिकली इसके बारे में बन रहे होते हैं। डेथ वैली आपने सुनी होगी अमेरिका की, तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना हम करते हैं। तो मिस्सूरी रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम रॉकी माउंटेन रेंज वेयर एज मिसिसिपी रिवर फ्रॉम लतास्का, ये अतलास्का नहीं लतास्का लेक होगी, एंड बोथ मीट एट सेंट लुइस पॉइंट, एंड मिस्सूरी रिवर मर्ज विद मिसिसिपी रिवर, एंड मिसिसिपी रिवर देन फॉल इनटू गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये मैं आपको ना थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ इसका ना, ये देखें, ये ना आपको बेसिकली दोनों रिवर नजर आ रहे होंगे, मैं इनको ना थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। ये देखें, ये बेसिकली हमारे पास ना मिसौरी रिवर आ रहा है, और ये देखें जी ऊपर से हमारे पास जो है ना मिसिसिपी रिवर आ रहा है, और ये दोनों, तो ये पॉइंट आपको नजर आ रहा है सेंट लुइस, तो ये जो है इधर से मिसिसिपी आ रहा है, इधर से मिसूरी रिवर आ रहा है, तो ये दोनों जो है ना बेसिकली यहाँ पे सेंट लुइस पॉइंट पे आके गिरते हैं। तो अब क्या करता है कि ये जो मिसूरी रिवर है ना, ये बेसिकली इसने अपना वजूद खत्म कर देना है, और ये इसी मिसी रिवर जो है ना बेसिकली इसने आगे, ये देखिए मिसिसिपी रिवर नीचे आ रहा है आ रहा है, और नीचे इसने जाके गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर जाना। इसकी प्लेस भी पूछ सके ये कहाँ पे गिरता है, ये बिल्कुल वही सेम स्टोरी है जिस तरह हम अपने पंजाब में रिवर पढ़ते हैं ना, पांचों के पांचों रिवर, वो पंजनद में जाके हमारे इंडस रिवर में मिल जाते हैं, और उसके बाद जो है ना बेसिकली इंडस रिवर हमारा जाके वो टोटली नीचे जाके अरेबियन सी में गिरता है। तो ये दोनों जो दरिया ना, इनका भी बेसिकली वही सीन बनेगा। तो ये सेंट लुइस पॉइंट इनका आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है ट्राइबूटरी, क्योंकि ये हमने अभी दरिया जो पढ़ा है ना मिसिसिपी और मिसूरी, तो मिसूरी रिवर जो है ना बेसिकली ये ट्राइबूटरी है मिसिसिपी रिवर की, ये बेसिकली वो क्वेश्चन पूछ भी रहा होता है। अब ट्राइबूटरी किसको कहते हैं? ऐसा दरिया को कहते हैं, ऐसे दरिया को जो अपना पानी किसी दूसरे दरिया में डालकर अपना वजूद खत्म कर दे, खत्म कर ले सारा अपना, कह लें जी ऐसा दरिया दूसरे दरिया में मिल रहा हो, इसको ट्राइब्यूटरी। सिंपली आप कह ले कि जो अपना वजूद खत्म कर देता है ना जो दरिया, हमने क्या देखा है जी, इधर से मिसूरी रिवर आ रहा था, इधर से मिसिसिपी, और अब यहाँ पे दोनों मिल गए हैं सेंट लुइस पे। अब आगे जो दरिया चलेगा ना वो है जी हमारे पास मिसिसिपी रिवर, आगे वो चल रहा है, लेकिन पीछे से मिसिसिपी रिवर आ रहा था। तो इसने क्या किया, इसमें मिलके अपना वजूद जो है ना वो बेसिकली खत्म कर दिया है। तो आपने ये याद रखना है कि वो पूछता है कि यहाँ पे वो दोनों ऑप्शन देता है कि कौन है ट्राइब्यूटरी, मिसिसिपी है या मिसूरी है। तो मिसूरी जो है बेसिकली वो ट्राइब्यूटरी बनेगा, क्योंकि ये अपना वजूद खत्म कर रहा है। मिसिसिपी तो वो आगे चलता जा रहा है हमारे बिल्कुल इंडस रिवर की तरह। अब इनमें कौन बड़ा है, मिसिसिपी रिवर बड़ा है या मिसूरी रिवर बड़ा है? तो इन दोनों में ना कई वेबसाइट तो कह लें जी, कई मिसिसिपी रिवर को कहती हैं और कई जो है वो मिसूरी रिवर को कहती हैं। बिल्कुल है तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सो मिसिसिपी रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ मिसिसिपी रिवर, मिसूरी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ मिसिसिपी रिवर। नेक्स्ट है हमारे पास मिसिसिपी रिवर, इसकी 3776 किलोमीटर इज लार्जेस्ट देन मिसूरी रिवर। ठीक है जी, तो ये जो मैंने ना बेसिकली ये फिगर पाक एमसीक्यू क्योंकि ज्यादा ऑथेंटिक है तो वहां से मैंने ये लिया है। तो वो जो कह रही है वो कह रही है जी मिसिसिपी रिवर जो है ना, क्योंकि आपको पता है ये तो मिसूरी रिवर इसने ट्रिब्यूटरी बन के अपना वजूद खो देना, और ये मिसिसिपी रिवर नीचे तक चलता है, तो इस वजह से मिसिसिपी रिवर इज लार्जेस्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास रो रिवर, ये भी मैंने आपको लोकेशन इसकी दिखाई थी कि ये देखें जी, इसकी ना आपने ये याद रखना है 61 मीटर है, इज वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रिवर। ठीक है जी, तो ये अमेरिका ने, आपको पता है अपने पास रिकॉर्ड रखने के लिए किसी भी छोटे से पानी के वो पकड़ के ये नाम दे देते हैं रिवर का। तो रो रिवर 61 मीटर इज वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रिवर, इसका नाम याद रखेंगे, और 61 मीटर इसकी लेंथ भी।
नेक्स्ट है हमारे पास मजेव डेजर्ट। ये मैंने आपको कैलिफोर्निया स्टेट में अभी दिखाया, इसके बारे में वो पूछ रहा होता है। तो मजेव डेजर्ट आर देयर इन कैलिफोर्निया स्टेट। तो ये जो है ना बेसिकली हमने अमेरिका को जियोग्राफिकली हमने देखा है। अब ना बेसिकली हम अमेरिका के बारे में जो पॉलिटिकली अमेरिका के बारे में सवाल बन रहे होते हैं ना, और इसमें हमारे तकरीबन 2 से 3 लेक्चर आराम से बन जाने, क्योंकि हमने पूरी अमेरिका के बारे में ना, अमेरिका के प्रेसिडेंट, कौन से प्रेसिडेंट इनकी असैसिनेशन हुई है, फिर कह लें जिसकी इतनी सारी स्टेट से क्वेश्चन बन रहे होते हैं, इतने सारे टूरिज्म के लिहाज से, या कह लें जी इसकी जो पार्टियां हैं रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक पार्टी, या इसके अलावा इसका जो किरदार है वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 और पूरी दुनिया को लीड कर रहा है, और आज कैसे ये सुपर पावर है, ये सारी ईच एंड एवरीथिंग जो है ना हमने इनको डिटेल से कवर करेंगे। तो आपने इनको पेशेंटली सुनना है और इनको याद भी रखना है, क्योंकि यहाँ से वो बेसिकली काफी ज्यादा क्वेश्चन बनाता है। तो सबसे पहले है जी हमारे पास वाशिंगटन डीसी। यूएसए कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। अब ये डीसी जो है ना, इसके बारे में भी वो बेसिकली क्वेश्चन कर रहा होता है कि ये वाशिंगटन डीसी में जो डीसी है वो किसके लिए स्टैंड कर रहा होता है। तो ये मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो यूएसए कैपिटल इज वाशिंगटन डीसी ऑन पोटोमाक रिवर। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पोटोमाक रिवर जो है ना, ये देखे हमारे पास बेसिकली अमेरिका है। तो यहाँ पे ना बेसिकली ये आपको वाशिंगटन नजर आ रहा होगा, ये है हमारे पास बेसिकली। तो यहाँ पे ये एक रिवर भी है, पोटोमास रिवर। ठीक है जी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये देखें साथ भी आ गया वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसके बारे में अलग से वो क्वेश्चन कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास वाशिंगटन इज कॉल्ड सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट डिस्टेंसेस। ये आपसे अलग जीके का क्वेश्चन कर रहा है। तो हमने इसमें क्योंकि जीके भी करना है और जियोग्राफी भी करनी है, तो आप इसको दोनों को साथ साथ हम चलाएंगे। इन वाशिंगटन डीसी, डीसी स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इट इज फेडरल टेरिटरी नॉट अ स्टेट। ये देखें जी, असल में हमने अमेरिका की ना 50 रियासतें, आपको पता है अमेरिका की तकरीबन जो है ना 50 स्टेट्स हैं, जिनके बारे में हमने डिटेल से बात करनी है कि इसकी कह लें जी फाउंडिंग स्टेट तकरीबन 13 थी सबसे पहले, फिर कौन सी रियासत पे यूके ने कब्जा किया और बाकी सारी। तो अब ये जो वाशिंगटन डीसी है ना, आपको पता है ये पहला इसका कैपिटल भी नहीं है, ये भी हमने देखना है। पहले इसका न्यूयॉर्क कैपिटल होता था, उसके बारे में भी हम आगे जाके बहस करेंगे। तो वाशिंगटन डीसी जो है, इसका आपने ये चीज याद रखनी है कि ये अमेरिका की स्टेट नहीं है। जिस तरह 50 स्टेट है ना अमेरिका की, जिस तरह अलास्का एक अलग से स्टेट है, टेक्सास स्टेट है, कैलिफोर्निया स्टेट है, तो ये वाशिंगटन, जिस तरह सिंपली आप कह रहे हैं जिस तरह हमारा इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है ना, फेडरल टेरिटरी है, तो इसी तरह इनका जो वाशिंगटन डीसी है इनकी स्टेट नहीं है, जबकि इनका फेडरल टेरिटरी है, नॉट अ स्टेट। तो अब यहाँ से बेसिकली हम अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ने लगे हैं। और हिस्ट्री अब अमेरिका की जो है ना, इसमें काफी ज्यादा इवेंट आएंगे, हम इनको साथ साथ लेके चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, इसमें बेसिकली मैंने जियोग्राफी को भी कवर किया हुआ है और साथ साथ जनरल नॉलेज के हिसाब से जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो भी। हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, फर्डिनेंड वन एंड अलेजबेला अजबेला दुवम फ्रॉम स्पेन स्पॉन्सर कोलंबस टू ब्राउट मर्चेंट फ्रॉम देम फ्रॉम इंडिया। ये देखें जी, आपको पता है अमेरिका जो था ना 1492, 1492 से पहले पहले अमेरिका का कोई वजूद नहीं था। वजूद तो है था, लेकिन इसको डिस्कवर नहीं था किया गया। और आपको पता है ये जो है ना हमारे पास स्पेन है, जिसको हम आइबेरियन पेनिनसुला कहते हैं। पहले ये स्पेन और पुर्तगाल जो है ना बेसिकली ये दोनों एक ही थे, बाद में इनकी डिवीजन हुई है। तो अब यहाँ से आपको पता है स्पेन जो है, जिसको तारक बिन जियाद साहब ने बनो उमैया के दौर में 711 में यहाँ से इनकी फुतुहात स्टार्ट हुई थी, मुसलमानों की उंदलस में हुकूमत कायम हुई थी। तो अब 1492 में ना स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो जाती है, और यहाँ के स्पेन और पुर्तगाल ये दोनों उस वक्त एक ही किंगडम थी। तो अजबेला और फर्डिनेंड ये दोनों जो है ना स्पेन के किंग और क्वीन होते हैं। तो ये जो है ना यहाँ पे एक है क्या नाम है इसका, कोलंबस। कोलंबस जो है ना बेसिकली ये इटालियन था, ये भी आपने इसके बारे में याद रखना है, इटालियन था। तो अब इसको ना
ये भेजेंगे कि आप जाएं इधर नीचे। उस वक्त हमारा इंडिया जो है ना ये मसाला जात के लिए काफी ज्यादा मशहूर था कि उनके लिए ना ये जाके मसाले लेके आए। अब कोलंबस को बेसिकली ये सारा सपोर्ट भी करेंगे। अब कोलंबस जब जाएगा ना तो उसकी जो शिप है ना वो क्या होता है जी, काफी तूफान होता है और काफी हवाओं की वजह से उसकी कश्ती जो है ना इधर आने की बजाय इस तरफ चली जाती है। अब यहाँ पे जो वो लैंड करती है ना बहामास आइलैंड, ये मैं आपको आइलैंड भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास यूनाइटेड स्टेट है और यहाँ पे ना एक छोटा सा जजीरा है जिसे हम बहामास आइलैंड कहते हैं। इसके बारे में वो अलग से क्वेश्चन कर रहा होता है कि कोलंबस का जहाज कहाँ पे लैंड किया था। तो बहामास आइलैंड जो है ना बेसिकली वो यहाँ लैंड करेगा और यहाँ इसको बिल्कुल कह लें जी न्यू मखलूक जो है ना, न्यू वर्ल्ड सारी मिलेगी और इनको ये नाम देगा वेस्ट इंडियन का। अब यहाँ से ना बेसिकली वो वापस चला जाएगा कुछ गुलाम वगैरह लेके, ठीक है। अब ये बंदा जो है ना इधर मेन लैंड ऑफ अमेरिका जो है ना वहां तक नहीं आया, ठीक है। इस वजह से अमेरिका जो है ना इसके नाम पे नहीं। आगे ना हमने एक और बंदा इटालियन देखना है, उसका नाम है अमेरिको वेस्पूसी, ठीक है जी। वो बंदा जो है ना बेसिकली इसकी मेन लैंड तक आता है और पूरी इसकी स्टेट जो है ना सारी को डिस्कवर करता है। तो उसके नाम पे अमेरिका को नाम जो दिया गया है वो है अमेरिका। ये सारी डिटेल से मैंने लिखा हुआ है, ये हम देखते हैं। ये सिर्फ मैंने आपका ना कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। तो Ferdinand I and Isabella II from Spain sponsored Columbus to brought merchant for them from India. Columbus ship distracted from its south due to हैवी विंड एंड रीच टू बहमास आइलैंड। ये आइलैंड जो है ना इसका नाम जरूर याद रखिएगा, ये पूछता है, ठीक है जी। ये यहाँ से ना वापस चला जाता है, ये मजीद जो मेनलैंड ऑफ अमेरिका ना वहां तक ये नहीं जाता। और 12 अक्टूबर 1492 सन जो है ना ये ईयर आपने इसलिए भी याद रखना है कि इस ईयर में आपको पता है फॉल ऑफ गरनाता। गरनाता जो है स्पेन में मुसलमानों का जो है ना बेसिकली कैपिटल हुआ करता था। तो फॉल ऑफ गरनाता 1492 में मुसलमानों की उंदलस से हुकूमत जो है बेसिकली वो खत्म हो जाती है। ही फाउंड अवर पीपल रेड एंड कॉल देम रेड इंडियन, ठीक है जी। अब क्योंकि ये चीज मैंने आपको बता दी हुई है कि इक्वेटर से ऊपर जो ममालिक हैं, क्योंकि ये देखें अमेरिका भी है ना जो काफी ज्यादा इक्वेटर से ऊपर जाके आता है और इक्वेटर के जो नजदीक नजदीक कंट्रीज हो गए वहां पे क्योंकि शिद्दत होती है तो उन लोगों की रंगत वगैरह जो है वो भी काफी क्लियर व्हाइटिश होगी। तो अब क्योंकि ये तो जो कोलंबस था इसने इसने कहा कि मैं इधर इंडिया के किनारे पे आ गया हूँ, लेकिन ये बंदे तो हो रहा है। तो अब इसने बेसिकली देखा कि लोगों के कलर जो है बेसिकली वो रेड इंडियन है। तो रेड इंडियन जो है ना इनके बारे में आगे हमने जाके देखना है। ये देखें रेड रिंग। अब यहां से ना बेसिकली ओलंपिक्स में हमारे पास जो रेड रिंग होती है वो किन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, अमेरिकन को। ये हमने जीके में नेक्स्ट आगे जाके क्वेश्चन बनाना है। He found our people red and called them Red Indian. Columbus initially called this place New World and later called West Indies, ठीक है वेस्ट इंडीज। क्योंकि ये आप अगर वैसे भी देख लेना तो ये लोकेशन के हिसाब से भी इंडिया इधर ईस्टर्न में आता है और ये स्पेन से इधर ये इंडिया जो ईस्टर्न साइड पे आ जाएगा और ये जो यूनाइटेड स्टेट सारा जो है वो वेस्ट इंडियन इधर वेस्ट की तरफ आ जाएगा। तो इस वजह से इसको ईस्टर्न इंडीज और इसको वेस्टर्न इंडीज उसने कहा है। तो टू मेक किंग हैप्पी कोलंबस ब्राउट सम पोटैटो एंड सम रेड इंडियन एज अ स्लेव। अब इसने क्या किया कि क्योंकि ये अपने साथ कुछ आर्मी भी लेके आया हुआ था तो इसने क्या किया यहाँ से कुछ लोगों को गुलाम बनाया और पोटैटो पोटैटो लिए हैं और ताकि जाके किंग और मलका को ये खुश कर सके। नेक्स्ट है जी हमारे पास रेड रिंग। ये क्वेश्चन यहाँ से बेसिकली बनता है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। रेड रिंग इन ओलंपिक्स फ्लैग इज यूज फॉर नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका कंटिनेंट। तो ये दोनों कंटिनेंट जो है ना बेसिकली इनको जो रिंग रिंग रिप्रेजेंट कर रही होती है ना वो है हमारे पास रेड रिंग। हम ओलंपिक्स में रिंग भी जाके देखेंगे, ब्लू रिंग होती है, इसके अलावा येलो रिंग भी होती है, ग्रीन भी होती है, सारी रिंग हम देखेंगे ये जीके में। तो रेड रिंग जो ओलंपिक्स में टोटल ना 5 रिंग्स होती है, ये भी आपने याद रखना है। तो रेड रिंग जो है बेसिकली ओलंपिक्स में ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करती है।
तो वो बेसिकली उसका जो आइडिया ना वो यहाँ से ही लिया गया, रेड इंडियन से। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, कोलंबस डिड नॉट गो टू मेन लैंड ऑफ यूएस इन ना इन 1502, 1502 में ना अमरीको वेस्पूसी, ये इस बंदे का आपने नाम भी याद रखना, और इसकी ये बेसिकली इटालियन था, वो भी ऊपर जो हमने कोलंबस पढ़ा ना वो भी बेसिकली इटालियन ही था। इन दोनों का ना आपने ये जरूर याद रखना, ये दोनों इटालियन थे। अगरचे ये देखिए हमने देखा कि स्पेन के जो किंग और मलका जो है ना उसने भेजा था कोलंबस को, लेकिन बेसिकली जो वो ताल्लुक रखता था ना वो बेसिकली इटली से ताल्लुक रखता था। तो अब वो तो वापस आ गया। अब इसमें इन 1502 अमरीको वेस्पूसी वेंट टू मेन लैंड ऑफ यूएस एंड एक्सप्लोर्ड इट। अब यहां से कह लेंगे उसने कोलंबस ने जाके सारी बात बताई है, तो यहाँ पे ना एक्सप्लोरेशन का काम अब यहाँ से स्टार्ट हो जाना है। कोलंबस डे के बारे में भी हमारा जीके में एक क्वेश्चन आ रहा होता है कि कोलंबस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो कोलंबस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 12 अक्टूबर। ठीक है जी। सो आफ्टर हिज नेम अमेरिका वाज गिवन टू अमेरिका कंट्री। ये देखे, ये मैंने आपको इसका नाम बता भी दिया है, अमरीको वेस्पूसी। अब ये क्योंकि इसने मेनलैंड को डिस्कवर किया, सारा एक्सप्लोरेशन इसने किया, तो इस वजह से इसी बंदे के नाम पे अमेरिका कंट्री का नाम रखा गया है, या अंकल साम भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलोनाइज ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। अब देखें जी यहाँ से ना बेसिकली अमेरिका को कब्जा करने के लिए ना अब यहाँ से दोनों की जो है यहाँ पे जो वेस्टर्न पावर्स है ना, हमारे पास फ्रांस है, स्पेन है, इसके अलावा बेल्जियम है जिसको हम डच या हॉलैंड वगैरह भी कहते हैं। अब उनकी ना आपस में यहाँ पे जंगे होनी है, जितनी से जितनी वो कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कॉलोनियां बनाए और यहाँ पे आके इनके जो इनसे कह लें जी इनकी रुकूमत, मतलब सिंपली आप कह लें जालमाना जो है ना इन्होंने यहाँ पे आके कब्जा करना और इनके रिसोर्सेज को लूटना है, यही कॉलोनीज में होगा। कॉलोनीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका वाज स्टार्टेड हियर। यूके colonized फर्स्ट स्टेट वर्जीनिया ऑफ यूएसए इन 1607 में ना बेसिकली अमेरिका की पहली जो कह ले स्टेट जिस पे कब्जा होता है उसका नाम आपने जरूर याद रखना है, वर्जीनिया। कब? 1607 में। तो 1607 से बेसिकली ये जो है ना कोलोनाइजेशन का पीरियड स्टार्ट हो जाना है। यूके कोलोनाइज फर्स्ट स्टेट वर्जीनिया ऑफ यूएसए इन 1607। 13 स्टेट ऑफ यूएसए had been colonized by UK till 1732। तो ये 1732 तक जो है ना बेसिकली इन्होंने 13 यूएस की स्टेट जो है ना वो यूके ने कब्जा ली हुई थी, और ये ही 13 स्टेट बेसिकली इन्होंने आगे जाके जो है ना बेसिकली जंग लड़नी है और इनसे आजादी हासिल करनी है। तो वो पूछता भी है कि कितनी इनिशियल स्टेट ने इसकी जो है आजादी हासिल की, तो वो बेसिकली हमारे पास 13 स्टेट बनेगी। अब यहाँ पे एक मेन इवेंट आ रहा है 7 ईयर वार का, और ये बेसिकली फ्रांस और यूके के दरमियान होगी, और किसको लेके होगी? यही अमेरिका पे कौन कब्जा करता है कौन नहीं करता। तो 7 ईयर वार, इसका आपने पीरियड भी याद रखना है, एक दफा इसका पीरियड भी पूछा हो गया है। तो 1756 से लेकर 1763 तक बेसिकली जो है ना इट वाज बिटवीन फ्रांस एंड यूके फॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। फ्रांस डिफीटेड इन दिस वार। तो बेसिकली फ्रांस जो है ना बेसिकली ये जंग हार जाता है, और यूके जो है ये जंग जीत जाता है, और ये यूके पे कब्जा कर देता है। अब जब इसने कब्जा कर लिया है तो अब यहाँ पे ना बेसिकली कह लें जी लूटना ये शुरू करेगा यूएस को, इस पे काफी ज्यादा कह लें जी टैक्सेस की बम्बार करेगा। देखें जी सबसे पहले जो इसने टैक्स इंपोज किया ना उसका नाम है जी स्टैंप एक्ट। इसका आप पीरियड जरूर याद रखेंगे, 1765 में स्टैंप एक्ट लेके आता है। आल्सो नाउन एज ड्यूटीज इन अमेरिकन कॉलोनीज एक्ट 1765। ठीक है जी, अमेरिकन कॉलोनीज अब क्योंकि अमेरिका कब्जा हो गया इस पे यूके का, तो वो अमेरिकन कॉलोनीज बन जाएगी यूके की। तो इसको क्या कह देंगे? ड्यूटीज इन अमेरिकन कॉलोनीज एक्ट 1765। It was British Parliament which imposed direct tax on British colonies in America and required that printed material in colonies be produced on stamp paper from London। Simply कह लें जी इन्होंने ना बेसिकली अब ये लाजिम कर दिया कि कोई भी
प्रिंटेड यहाँ पे अमेरिका पे आएगा तो उस पे बेसिकली यहाँ की ना क्या लें जी, ब्रिटिश की ना स्टैंप होना जरूरी है। स्टैंप के लिए जाहिर बात है टैक्स देना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या लें जी, इनको लूटने का ना इन्होंने एक तरीका बनाया। इसको सिर्फ आपने यही याद रखना है जी, स्टैंप एक्ट 1765, यही इसके बारे में कमीशन हमसे सवाल कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सन ऑफ लिबर्टी 1765, अमेरिकन मेड सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट यूके नेमली सन ऑफ लिबर्टी 1765। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इसने आगे जाके जो कह लीजिए डिक्लेरेशन अमेरिका ने जो डिक्लेरेशन करती है ना इंडिपेंडेंस की, तो बेसिकली उसमें जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है ना वो यही है सन ऑफ लिबर्टी की। या कह लीजिए जो ब्रिटिश के खिलाफ जो जंग लड़नी है ना आजादी की, तो वो बेसिकली यही ऑर्गेनाइजेशन ने करनी है। तो इस वजह से इसकी आप फाउंडिंग डेट याद रखेंगे 1765। तो ये बेसिकली अमेरिकन जो थे ना, इन्होंने सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी यूके वालों से आजादी हासिल करने के लिए। तो अमेरिकन मेड सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट यूके नेमली सन ऑफ लिबर्टी 1765। आ गया जी ये टी एक्ट 1773। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है और इसकी डेट भी जरूर याद रखिएगा। जस्ट लाइक साल एक्ट वेयर इंडियन कांट डिग द साल्ट एंड 70% tax was imposed for Indian salt business. In the same way, American were stopped to doing tea business as it's just for UK. आपको पता है कि ये जो है ना पीरियड, ये साल तक तो हमारा जो है ना वो आगे 20वीं सेंचुरी में जाके आएगा। जिस तरह आपको पता है हम पे कब्जा था ना बड़े सगीर पे, सब कंटिनेंट पे इनका, तो इसी तरह यहाँ भी इन्हीं का ही कब्जा था। तो बेसिकली इन्होंने जहां भी रहे ना, बेसिकली इन्होंने लूट मार पूरी की है और इन्होंने पूरी कोशिश की है कि हर कंट्री से जितना हो सके ये ले सके। अब होगा ये कि बेसिकली ये जो यूके वाले ब्रिटिश होंगे ना अंग्रेज, इन्होंने क्या करना है कि अमेरिकन को टी बिजनेस है ना, काफी का बिजनेस से ये रोक देंगे कि ये जो है ना सिर्फ यूके वाले ही कर सकते हैं, यूके के ताजिर।